हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हम इंडिया चाइना की रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो तिब्बत जो है उसे हम मिस नहीं कर सकते। चाहे रिसेंट में ईस्टर्न सेक्टर में डोकलाम क्राइसिस हो गया या फिर वेस्टर्न सेक्टर के अंदर लद्दाख में गलवान वैली क्राइसिस हो गया, दोनों ही इश्यूज के अंदर तिब्बत जो है वो सेंटर इशू था। नॉट ओनली दिस, तिब्बत जो है वो हिस्टोरिकली भी इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें अफेक्ट करता आया है, उन्हें शेप करता आया है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि तिब्बत जो है वो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों रखता है। तिब्बत जो है उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ, चाइना जो है उसके तिब्बत में क्या पॉलिसीज हैं, एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई तिब्बत मैटर्स। तिब्बत जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, तिब्बत जो है उसे चाइना शीज़ेंग के नाम से जानता है। शीज़ेंग यानी वेस्टर्न ट्रेजर हाउस, पश्चिमी खजाना। ऐसा क्यों, वीडियो के अंत में बताऊंगी। लेकिन तिब्बत के बारे में अगर हम बात करें तो तिब्बत जो है वो 1000 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड नॉट ओनली दिस, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 4.5 किलोमीटर्स है। तिब्बत वेस्टर्न ट्रेजर हाउस, इसी ट्रेजर के वजह से तिब्बत जो है वो समय समय पे जो एम्बिशियस रूलर्स हैं, किंगडम्स हैं, एम्पायर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को अपने अंदर बनाए रखता आया है। चाहे फिर वो 1240s के अंदर मंगोल रूलर चंगेज खान जो है उनका इंटरेस्ट हो गया, जिसका तिब्बत एक बड़े लंबे समय तक हिस्सा रहा। नॉट ओनली दिस, 1855 में जो नेपोलियंस हैं उनका भी तिब्बत के अंदर इंटरेस्ट जागा। और इसके बाद में हमारे जो वायसरॉय रहे लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में, उन्होंने भी अपने एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर यंग हस्बैंड के साथ एक एक्सपीडिशन भेजा। तिब्बत जो है वहां की जो गवर्नमेंट है उसको ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में लाने के लिए, ताकि ब्रिटिश जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है तिब्बत के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इस मिशन को यंग हस्बैंड मिशन के नाम से जाना जाता है। ये जो यंग हस्बैंड मिशन लॉर्ड कर्जन ने भेजा, इसके बाद में एक कन्वेंशन हुई, एंग्लो तिब्बतन कन्वेंशन, और तिब्बत जो है उसने ब्रिटेन के जो ट्रेड राइट्स है तिब्बत में उनको प्रोटेक्ट करने, और साथ ही में जो दूसरी कंट्रीज हैं, स्पेशली जारिस्ट रशिया जो सेंट्रल एशिया पे जिसका कंट्रोल था, और ब्रिटेन को जिसका डर था कि तिब्बत के अंदर अगर रशिया का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया तो ब्रिटिश इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो जाएंगे, उनको दूर रखने की तिब्बत ने कर्जन के यंग हस्बैंड मिशन को प्रॉमिस किया था। इसके बाद में 1906 के अंदर चाइना और ब्रिटेन जो है उसके बीच में भी एक कन्वेंशन हुई। रशिया और ब्रिटेन के बीच में ये जो इंपीरियल कंपटीशन चल रहा था तिब्बत को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, ताकि दोनों अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ट्रेड इंटरेस्ट को तिब्बत के अंदर प्रोटेक्ट कर सकें, इसके अंदर जो जीता वो था चाइना। क्योंकि ब्रिटेन और रशिया ने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व न होने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला। दोनों ने म्यूचुअली एग्रीमेंट किया कि अगर उन्हें तिब्बत से या तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना होगा तो वो जो चाइना है उससे मेडिएटर की तरह यूज करेंगे। यानी तिब्बत से डील करने से पहले चाइना जो है उसके सामने दोनों पक्ष का जो भी इशू रहेगा उसे रखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तिब्बत जो है वो क्विंग एम्पायर जो था चाइना में उस टाइम पे 1905 में उसका हिस्सा था, जबकि नाम मात्र के लिए, क्योंकि तिब्बत शुरू से ही एक ऑटोनोमस या स्वायत्त प्रोविंस रहा था। अब ऐसे चाइना की इस पिक्चर के अंदर एंट्री होती है। 1906 में ब्रिटेन और चाइना के बीच में एक एंग्लो सीनो कन्वेंशन होती है, जहां पे ब्रिटेन चाइना को प्रॉमिस करता है, चाइनीज क्विंग एम्पायर को, कि वो तिब्बत जो है उसे एनेक्स नहीं करेगा, उसे हड़पेगा नहीं,
उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको डायरेक्टली डील नहीं करेगा, लेकिन बदले में चाइना को इंश्योर करना होगा कि ब्रिटेन के जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं तिब्बत के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। नॉट ओनली दिस, साथ ही में ब्रिटेन ने ये भी कंडीशन रखी कि चाइना को इंश्योर करना होगा कि बाकी कोई और कंट्री, स्पेशली जारिस रशिया की तरफ ब्रिटेन जो है उनका इशारा था, उनको भी तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे दूर रखना होगा। दोनों के बीच में डील हुई, सब कुछ सही चल रहा था। 1911 में क्या होता है, चाइना के अंदर एक रिवॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्विंग एम्पायर जो है उसे पावर से हटा दिया जाता है और चाइना को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने की बात शुरू होती है। सन यत सेन जो है उन्होंने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मैंने अपने एक दूसरे वीडियो के अंदर ये पूरा जो बैकग्राउंड है उसे बताया है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन यस, क्विंग एम्पायर जो है 1911 में उसका फॉल हो जाता है और जब उसका फॉल होता है तो तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब 1911 से लेके 1951 तक लगभग 40 साल तक तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोविंस की तरह काम करता है। बट ये जो इंडिपेंडेंस थी इट वाज शॉर्ट लिव्ड। 1949 में आप सबको पता है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है और वहां पे माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट रूल जो है उसे एस्टेब्लिश करती है। अब ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ये तिब्बत के ऊपर अपना जो क्लेम है उसे ले करना शुरू कर देती है। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी कम्युनिस्ट गुरिल्ला जो है वो तिब्बत पहुंचता है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट वाज सरप्राइज्ड कंप्लीटली और धीरे धीरे करके 2 हफ्तों के बाद में 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर चाइना जो है उसका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। मजबूरी में 1951 मई के महीने में तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, उनको एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है और इसके तहत लीगली तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन लोगों में जो आक्रोश है, तिब्बतन जो पीपल हैं उनके अंदर जो एंगर था वो बढ़ता जा रहा था और ऐसे में 1959 के आते आते सिचुएशन इतनी ज्यादा भड़क गई कि चाइना को अपनी पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी जो है वो यहां भेजनी पड़ी इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। दलाई लामा जो है वो भाग करके अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में एंट्री करते हैं और यहां से धर्मशाला के अंदर हिमाचल प्रदेश में तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, अज्ञातवास में तिब्बतन जो सरकार है वो एस्टेब्लिश की जाती है, दलाई लामा जिसके लीडर हैं और ये कंटिन्यूड है। लेकिन दलाई लामा को इस तरीके से शरण दे देना चाइना को बिल्कुल भी रास नहीं आया और इसके बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर जो है वो होता है जिसमें चाइना ने इंडिया के लद्दाख रीजन एज वेल एज अरुणाचल रीजन जो है दोनों ही साइड से अटैक किया और हमारा अक्साई चीन रीजन जो है उसे उसने एनेक्स करके अपनी टेरिटरीज के अंदर मिला लिया। आज भी अक्साई चीन का जो रीजन है वो चाइना एडमिनिस्टर करता है और यहां से इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है वो खराब होने लगे। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा तिब्बत जो है वो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करता आया है और कैसे शेप करेगा। नॉट ओनली दिस, टेंशन का माहौल रहा। 1988 में राजीव गांधी जो है वो चाइना गए एंड ये 1954 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने हाई जो डिग्नेटरी हैं वो चाइना गए। चाइना जो है वो राजीव गांधी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप क्लियरली आके मीडिया के सामने बोलिए कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि तिब्बत जो है इट इज पार्ट ऑफ चाइना, बट राजीव गांधी रिफ्यूज्ड। सो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया उसके अंदर कहा गया कि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस प्रोविंस है, यानी स्वायत्त, ऑटोनोमस प्रोविंस या स्वायत्त है, इतना कहा गया। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 2003,
अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो चाइना जाते हैं। अब इंडिया जो है 2003 में ओपनली वन चाइना पॉलिसी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। बट यस, एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो हमेशा से तिब्बत के जो कल्चर है, तिब्बत के जो लोग हैं, वहाँ का जो उनका रहन सहन, खान पीन, भाषा है, उसको प्रोटेक्शन देने, उसको प्रिजर्व करने की बात करते आया है। लेकिन चाइना जो है वो इन सब से कहाँ मानने वाला था। 2006 में चाइना ने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहना शुरू कर दिया और इसके ऊपर अपना क्लेम ले करना शुरू कर दिया। 2017 में मैंने आपको बताया डोकलाम क्राइसिस हुआ। 2020 में गलवान वैली क्राइसिस हुआ लद्दाख के अंदर, जो कंटिन्यूड है। यानी चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट एग्रेसिव पावर है और ये उसका हिस्टोरिकली ही नेचर रहा है। इंडिया ने जितने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाए रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए, वो सब नाकामयाब रहे हैं और दोनों के बीच में तिब्बत को लेके टेंशन जो है वो बनी रहती है। यहां से आपको ये तो समझ में आ गया होगा तिब्बत कैसे चाइना का हिस्सा बना, तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल क्या है, तिब्बत इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स को कैसे शेप करता है। बात कुछ ऐसी है कि तिब्बत जो है वो एक लंबे समय तक इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था, एक बफर स्टेट का। लेकिन 1950 में जब चाइना ने इस बफर स्टेट को एक्वायर कर लिया, जैसे मैंने आपको कहानी में बताया, तो अब डिफरेंट एरियाज के अंदर इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। चाहे फिर वो कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया हो। ये तो हो गई पूरी कहानी तिब्बत की। अब जानते हैं आखिर तिब्बत के अंदर चाइना जो है उसका इंटरेस्ट क्या है। मानते हैं कि चाइना जो है उसकी ग्लोबल पावर बनने की एम्बिशंस है, एशिया का मेजर पावर बनने की एम्बिशन है। इंडिया ने जहां दलाई लामा को शरण दी, चाइना जो है उसे ये बात चुभ गई और वो सहन नहीं कर पा रहा। सब कुछ सही है, लेकिन यस, तिब्बत जो है उसके कुछ अपने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से इसे चाइना शी जेंग या फिर वेस्टर्न ट्रेजर हाउस कहता है। अब डिस्कस करते हैं क्या है। चाइना के लिए तिब्बत बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाइना को जहां एक तरफ सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ ये इसको साउथ एशिया से भी जोड़ता है। यानी चाइना के लिए कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो तिब्बत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस, तिब्बत जो है उसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। ऐसा क्यों? आप यहां पे देख सकते हैं, ये तिब्बतन प्लेट्यू है एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ रिवर्स जो हैं, चाहे इंडिया से होके पाकिस्तान जाने वाली, चाहे चाइना से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, या फिर तिब्बत से चाइना के अंदर जाने वाली रिवर्स। माना जाता है, यहां आप पॉइंट्स में देख सकते हैं, ये जो रेड डॉटेड पॉइंट्स हैं, लगभग एशिया की जो 10 वाटर सिस्टम्स हैं, 10 रिवर वाटर सिस्टम्स, उनका ओरिजिन तिब्बत के अंदर होता है। भविष्य में अगर वाटर स्कैर्सिटी या पानी जो है उसकी कमी होती है तो चाइना जो है उसके लिए तिब्बत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो इन सब कंट्रीज की जो लाइफलाइन है, जो रिवर सिस्टम्स है, उसको कंट्रोल कर पाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा तिब्बत जो है वो रिसोर्सेस के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस, इंडिया जो है उसके जो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपका इंडस हो गया, सतलुज हो गई या ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, एंड जो गंगा रिवर सिस्टम है उसकी भी बहुत सारी नदियां तिब्बतन रीजन के अंदर ओरिजिन होती हैं। सो इंडिया के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत के अंदर फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे। तिब्बत जो है इट इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, वहां पे बहुत टाइप के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं।
चाइना जो है इन खनिजों को माइन करके अपनी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना चाहता है। स्पेशली तिब्बतन रीजन के अंदर यूरेनियम, लिथियम, कॉपर, गैस, ऑयल रिजर्व्स माना जाता है। प्लेंटी ऑफ रिजर्व्स आर देयर। तिब्बतन जो है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मानते हैं ये उनके धर्म के खिलाफ है। लेकिन चाइना, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना कम्युनिज्म, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो तिब्बतन्स जो है उनके सेंटिमेंट्स को साइड में रखते हुए आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं। तिब्बतन रीजन के अंदर चाइना जिस तरीके से माइनिंग कर रहा है मिनरल्स की, सो डेफिनेटली तिब्बत इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ, नॉट ओनली फ्रॉम मिनरल पर्सपेक्टिव बट यस, टूरिज्म जो है तिब्बत बेहद खूबसूरत है और टूरिज्म जो है यहाँ पे काफी रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। सो दिस प्रूव्स दैट तिब्बत इज स्ट्रेटेजिकली as well as economically very important for China। दोस्तों, मानती हूं आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, पूरी कहानी, तिब्बत कैसे चाइना का हिस्सा बना, तिब्बत इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स को कैसे शेप करता है, एंड तिब्बत जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तिब्बत जो है वो एशिया का वाटर टावर है, चाइना को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, टूरिज्म से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। एंड यस, ये चाइना को इंडिया के अंदर बॉर्डर इश्यूज में दखल करने का एक मौका देता है। सो तिब्बत इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, बट एक फ्रेंडली गवर्नमेंट तिब्बत के अंदर इंडिया के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुपर IAS बाय टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जा रही है हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स पे, जहां पे आपको मिल रहा है 30+ वीडियो कोर्सेज बाय सुपर टीचर्स, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स इन PDF फॉर्मेट, इंग्लिश हिंदी बोथ, एंड 1000+ डेली लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल कॉस्ट पे। आपका जो कॉस्ट है वो केवल 2500 रुपीज पर मंथ है, 2500 रुपए पर महीना। आप चाहें तो ये कोड यूज कर सकते हैं SON20 एंड यू कैन गेट 20% डिस्काउंट ऑन दिस। अगर आपको 50% डिस्काउंट चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक की ऐप पे मेरे साथ रोज जुड़ सकते हैं 6 से 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे एक फ्री मास्टर क्लास के लिए, जहां पे हम आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, एंड अगर आप लीडर बोर्ड को टॉप करते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट सुपर कोचिंग की फीस पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।